नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया सीटेट का जो एग्जाम है वो 7 और 8 फरवरी को होने वाला था और आज है 7 फरवरी। और उसमें आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें सेकंड पेपर आपका हो चुका है। कल भी आपका पेपर है, तो उस हिसाब से आज जिसका पेपर कल है उसको भी एनालिसिस देखना चाहिए, पेपर को देखना चाहिए किस प्रकार से प्रश्न पत्र आया है। ये कल भी इसी पैटर्न पर आपका पेपर हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास पेपर आ चुका है सेकंड शिफ्ट का। और आज यानी कि इस वीडियो में हम बाल विकास के 30 प्रश्न पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा सही आंसर है। अपना मिलान कर लीजिएगा, पेपर अपने सामने रखिएगा। प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेट आपके पास अलग हो सकता है, मेरे पास अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न और 4 विकल्प एक जैसे होंगे। आप प्रश्न और 4 विकल्प देखेंगे मेरे वाले, तो आप अपने हिसाब से मिलान कर लीजिएगा, है ना, अपने पेपर के, क्योंकि अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं ना। जैसे कि मेरे यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया है आपके में, शायद वो चौथा पांचवा भी हो सकता है, 10वां 12वां भी हो सकता है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, है ना। और इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। तो बाल विकास के 30 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। और अगला जो वीडियो है अभी हम इसके जस्ट बाद ही अपलोड करेंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ वो मिल जाए आपको, है ना। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। 4 विकल्प भी मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की आवश्यकता है। आंसर बताएंगे क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना अंक जानने के लिए आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम प्रश्न पढ़ेंगे और 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आंसर हम जल्दी से बता देंगे, है ना। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई अभिकथन कारण से संबंधित प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल आए हैं। तो अभिकथन यहाँ पर दे रखा कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। अभिकथन में यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है, जो शिक्षक यदि किसी बच्चे की लेखन खराब है, जो हैंड राइटिंग है वो यदि खराब है, तो शिक्षक वहां पर मान लेता है कि बौद्धिक रूप से भी अक्षम है। तो अभिकथन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण क्या है इसका भैया, कारण का मेल खाता है क्या इससे, कि शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वग्रह होता है और छात्रों के सीखने की व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करता, बिल्कुल प्रभावित करता है। तो कारण भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, विविधता को बढ़ाने का तरीका कौन सा नहीं है। तो जो सही है वही आंसर मैं बताऊंगा। तो इसका सही आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये तरीका सही नहीं है विविधता को बढ़ाने के लिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाले चुनौती का सही मेल कौन सा है। सही मेल को पहचानना, अक्षमता जो अधिगम अक्षमता होती है उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। तो वो हो जाएगा आपका लेखन वैकल्य। ये सही हुआ क्योंकि ये सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। आपको सभी को पता होगा लेखन वैकल्य यानी कि लिखने में बच्चे को कठिनाई होती है। यहाँ पर डिसग्राफिया के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में, डिसग्राफिया के बारे में बात की जा रही है। और डिसग्राफिया में क्या होता है, लेखन संबंधित त्रुटियां होती हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वलीनता से सूझ रहे विद्यार्थी को आसानी होती है, किसमें आसानी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा भैया परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में उसे आसानी होती है। स्वलीनता से सूझ रहे विद्यार्थी को, जूझ रहे ना, सूझ नहीं, जूझ रहे विद्यार्थी को किसमें आसानी होती है, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में आसानी होती है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए फिर यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है, सीधा सीधा पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कि प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। ऐसा होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, नहीं, जिज्ञासा की भावना बहुत अधिक होती है और उसकी कल्पना शक्ति भी कमजोर नहीं होती है। ये होता यदि यहाँ पर सही कथन पूछा जाता, लेकिन नहीं पूछा गया है। तो आपका सेकंड वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है, या फिर विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है। सही आंसर क्या होगा आपका, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है ना। तो आपका जो दूसरा वाला विकल्प होगा वो सही होगा।
सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि घोषणात्मक ज्ञान और प्रतीकात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है। जो घोषणात्मक ज्ञान और प्रतीकात्मक ज्ञान के संबंध में सही कथन का चुनाव आपको करना था, और सही आंसर होता आपका प्रतीकात्मक ज्ञान और आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आठवां प्रश्न है आपके सामने कि जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में रिक्त स्थान समय लगता है और वे रिक्त स्थान अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। क्या होगा सही आंसर, कम कम, कम लंबी, लंबा लंबी या फिर लंबा कम, क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि जिन विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उनमें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से अभिकथन और कारण पूछा गया है। नवा प्रश्न है ये आपका, और अभिकथन में यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरे सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। बिल्कुल बच्चों को यानी शिक्षकों को ऐसे ही प्रश्न की आवश्यकता होगी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो अभिकथन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करेंगे कारण क्या इसके सही है क्या, इसका कारण क्या है भैया। कारण कि जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। ये तो एक नंबर सभी को मिला होगा क्योंकि सभी को पता होगा इस प्रश्न के बारे में। ये दोनों ही विकल्प क्या है, सही है, और ए और आर की क्या है, सही व्याख्या कर रहा। बिल्कुल सरल सा प्रश्न था ये, और इसके बारे में मुझे लगता है सभी ने तीसरा वाला विकल्प ही चुना होगा। ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाए। शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है, शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थी को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है या फिर किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होगा सही आंसर, तो देखिए अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम के बारे में पूछा गया है, तो सही आंसर होगा शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। फिर से यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है और उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है, और इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, यानी कि यहाँ पर रटने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं होगी। तो विद्यार्थी से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, यहाँ पर रटने की बात की जा रही है, तो ये बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं होगी। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर रट्टे मारने की बात की जा रही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 12वां, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद या फिर मनोगत्यात्मकता। सही आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक रचनावाद। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला अभिकथन कथनों को पढ़िए। यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण दे रखा है। अभिकथन क्या कह रहा है यहाँ पर कि सहानुभूति यहाँ समझने के लिए योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरे की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए हैं। तो आपका जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण देख लेते हैं, क्या कारण सही है क्या कि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो ऐसा नहीं है, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं, ना कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका अभिकथन तो सही हो जाएगा लेकिन कारण गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों के रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। किस प्रकार भैया सक्षम बनाएगा। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा आपका कि छात्रों को उनके अधिक संज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, है ना। यहाँ पर माध्यमिक स्कूल की बात की जा रही है, तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। देखिए आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा इन दोनों के बारे में काफी बार हमने आपको बताया था और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, यानी कि कार्य के आनंद आना चाहिए व्यक्ति को, यानी कि अपनी रुचि के अनुसार यदि वो कार्य करेगा, यदि उसकी रुचि है और उसको आनंद आ रहा है उस कार्य में, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किस बहस पर प्रकाश डाला गया। यहां पर बहस की गई है और किस पर प्रकाश डाला गया है कि क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कौन सा दृष्टिकोण है भैया, विकास का स्थिर और अस्थिर दृष्टिकोण है, योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण है, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव है, या फिर विकास का निरंतर विकसित दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रिक्तिस्थान के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। यह कौन सी अवस्था के दौरान है भैया, किशोरावस्था, मध्य वयस्कता, मध्य बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा भैया, सही आंसर होगा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अभिकथन और कारण से पूछा गया प्रश्न है। अभिकथन कहता है कि बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। तो बिल्कुल बच्चे समाज के जो मूल्यों और मानदंड होते हैं उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। तो आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण क्या भैया, कि सामाजिकरण समाज के रीति रिवाज और अनुष्ठान को पारित करने का एक सरल प्रक्रिया है क्या, तो सरल प्रक्रिया नहीं होती भैया, एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती रहती। सरल प्रक्रिया नहीं होती सामाजिकरण समाज, है ना। सामाजिकरण समाज के रीति रिवाज और अनुष्ठान पर ही निर्भर नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं, और एक सरल प्रक्रिया नहीं होती है। तो कारण क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अभिकथन तो सही है लेकिन आर आपका गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक क्रियात्मक सोच को मूर्त सक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। औपचारिक सक्रियात्मक सोच चौथे चरण की बात की जा रही है और ये मूर्त सकारात्मक सोच तीसरे चरण की बात की जा रही है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विषय में ये प्रश्न पूछा गया है। वस्तु स्थायित्व, प्रतिकारात्मक खेल, अमूर्त तर्क या फिर संरक्षण, क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका अमूर्त तर्क। क्या हो जाएगा भैया, अमूर्त तर्क, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया कि जन पियाजे के एक महत्वपूर्ण आलोचना है यह है कि वह विकास पर रिक्तस्थान के प्रभाव पर पर्यावरण रूप से विचार करने में विफल थे। अनुभव, क्रिया, परिपक्वता या फिर संस्कृति। तो सभी को पता है सरल सा प्रश्न है, संस्कृति इनके द्वारा नहीं दी गई है, किसी प्रकार से विचार इनके द्वारा नहीं किया गया है संस्कृति पर। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आगे आपका कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। सही सुमेलित युग्म पर आपको ध्यान देना है और सही आंसर हो जाएगा आपका दंड और आज्ञाकारिता, उन्मुखीकरण यानी कि बुरे परिणामों से बचाव। ये सही कथन में बता रहा हूं डायरेक्टली, है ना। और ये किससे संबंधित हो जाएगा आपका कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि जिन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। यहाँ पर सामान्य मान्यता आपको बताने जिन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में। तो सही आंसर होगा बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि, क्या प्रस्तावित किया था भैया इनके द्वारा। तो इनके द्वारा बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर ZPT की बारे में बात की जा रही है इस प्रश्न में, तो आंसर आपका दूसरा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे और ये भी अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। अभिकथन यहां पर कहता है कि बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। इसका क्या कारण है, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या होगा आपका सही,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अभिकथन कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण और विस्तार अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना। देखिए तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो अभिकथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और उसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो बुद्धिमत्ता सिर्फ जन्मजात क्षमता नहीं होती, इसके लिए अच्छा एक वातावरण भी होना आवश्यक है जिससे आगे बढ़ाया जा सके। तो कारण भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो यह प्रश्न क्या है भैया, ए और आर दोनों गलत है। तो ए और आर कहां पर है, दूसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे क्या कोशिश कर रही भैया, कि जेंडर पहचान को सक्षम करे, जेंडर स्थिरता का निर्माण करे, जेंडर रूढ़ियों को जोड़े या फिर जेंडर भेदभाव को मजबूत करे। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। सॉरी, क्या है इसका सही आंसर, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शब्द विश्वास, और यहां पर भी अभिकथन और कारण पूछा गया है। अभिकथन कह रहा है कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। ऐसा होता है क्या भाई, सभी लड़की मेहनती हो सकती, ईमानदार हो सकती है, लेकिन जरूरी है कि लड़के बुद्धिमान और रोबदार हो। तो आपका जो अभिकथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। कारण क्या है इसका, जो विशिष्ट सॉरी दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पाद करते, तो ऐसा नहीं है। तो अभी कारण भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो यहां पर भी ए और आर दोनों गलत है, दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27वां कि विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकता में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए, किस रूप में देखा जाना चाहिए भैया, सही आंसर होगा विविधता का सामान्य चित्रण के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वहां आकलन जो किसी विद्यार्थी के, यहां पर यदि आपको दिख नहीं रहा है तो सुन लीजिएगा, कि वहां आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थी के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, कहलाता है मानक संदर्भित, आत्म संदर्भित, मापदंड संदर्भित या फिर प्रारूप संदर्भित। तो ये कहलाता है भैया मानक संदर्भित। क्या कहलाएगा, मानक संदर्भित। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे कूट में प्रश्न पूछा गया 29वां, और पूछा गया कि कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कक्षा आकलन के बारे में सही कथन का चुनाव करना था। यहाँ पर डायरेक्टली मैं बता देता हूं, पहला विकल्प आपका यह सही है कि आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा विकल्प भी आपका सही होगा यहाँ पर, कि आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। दूसरा वाला विकल्प भी आपका गलत होगा। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना, ये नहीं होगा। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए। तो मानकीकृत और मानव संदर्भित ये सही आंसर आपका नहीं होगा, है ना। ये जो तीसरा वाला विकल्प और चौथा वाला विकल्प आपका गलत होगा, पहला और दूसरा सही होगा। चौथा विकल्प क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, यह अंतिम प्रश्न 30वां कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। 4 विकल्प थे, आंसर आपको देखना था। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा भैया, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें, है ना। आपका जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 30 प्रश्न थे आपके बाल विकास के, और आपने चेक कर लिए होंगे। बताना है आपको कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे। इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तो जल्दी ही हम एक अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।